ये मुकेश सर यूं ही सन ऑफ मल्ला नहीं बना, इसके पीछे तकरीबन 25 साल का संघर्ष है। 99 में मुंबई भाग के मैं जाता हूँ, 900 रुपये महीने पे नौकरी करता हूँ। संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में मुकाम को हासिल करता हूँ। फिर बिहार में आता हूँ, मैं देखता हूँ कि हमारे लोग बहुत पीछे हैं। लोग चाँद पे घर बनाने के लिए सोच रखते हैं, लेकिन हम धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। और मुझे लगता है कि इनके अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। और मैं उनके अधिकार के लिए लड़ाई आंदोलन लड़ते लड़ते आज बिहार राज्य का मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हूँ। आज हमारे साथ हमारे लोग मजबूती से कनेक्ट है, और ये हमारे सहयोगी को पता है, पॉलिटिकल पार्टी सभी को पता है कि मेरे पास एक बड़ा वोट बैंक है बिहार में, जो हमारे साथ कनेक्ट है। और वो वोट अगर जिन को मिल जाएगा उनकी सरकार बनना तय है। तो इसके लिए आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, और प्लस वो हमारे लोग जो है मजबूती से महागठबंधन के साथ खड़ा होकर अपने भाई को, अपने बेटा को, अपने दोस्त को देखना चाहते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, ताकि उनके जो समस्या है, जो उनकी ज़रूरत है, वो कैसे पूरा हो। ये लोग मानते हैं कि सरकार जो है वो हर किसी का ज़रूरत पूरा कर सकते हैं, उनके बारे में अच्छे पॉलिसी बना सकते हैं। तो ये अच्छे पॉलिसी बनाने के लिए वो चाहते हैं कि सन ऑफ मल्ला जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हो। सन ऑफ मल्ला की बात से मुझे ये कहने में का मन कर रहा है, तो इस मल्ला रहते हुए आपने घाट घाट का पानी पिया है इस यात्रा में? नहीं, देखिए, अब मल्ला है, अब जब जहाँ जो पड़ाव हो जाए तो ऐसी ज़िंदगी जीना चाहिए। मैंने गरीबी का भी ज़िंदगी मैंने जिया है, अमीरी का भी ज़िंदगी जिया, उसके बाद फिर से संघर्ष वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ज़िंदगी में तो पानी अगर एक जगह ठहर जाए तो उसमें बदबू आना चालू हो जाता है। तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब होगा, उसको हंस के और उसको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके से मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ। जब आप आए बम्बई से तो पहले तो आपने अपनी ज़मीन बनाई, अपनी जगह बनाई, अपने लोगों को कंसोलिडेट किया, जी। फिर सबसे पहले बीजेपी के पास गए, फिर छोड़ा कैसे? देखिए, जब आप राजनीति में आते हैं और आपको किनारा लगना रहता है, तो किसी न किसी का हाथ का सहारा लेना पड़ता है। अब बीच मझधार में आप फँसे हैं, और मान लो कि आपको सब लोग अगल साइड से हाथ बढ़ा रहा है, और जो हाथ लंबा दिखे और वो भरोसा दिलाने की कोशिश करे कि मैं आपको पार लगा दूंगा, तो निश्चित तौर पे आप उसका हाथ पकड़ेंगे। तो बीजेपी ने हमें कहा कि क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री है, जो मेरा रिजर्वेशन वाला लड़ाई लड़ाई जो है वो प्रधानमंत्री को ही पूरा करना है। तो उन्होंने हाथ बढ़ाया कि हम आपकी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, मैं रिजर्वेशन दूंगा। तो इसलिए मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, और वो हाथ पकड़ने के बाद उन्होंने नहीं किया तो उसका हाथ छोड़ भी मैंने दिया है। कहाँ उसका मैं पकड़ के बैठा हूँ। हम मानते हैं कि वो मेरे साथ वो न्याय नहीं किए। सिर्फ़ उनका वादा था, झूठा वादा था, सपना था कि उन्होंने हाथ बढ़ा के हमें खींचे, और फिर एक समय के बाद वो हमें छोड़ रहे दिए। वो हमारी ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, हमारे लोगों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो आज हम उससे दूर हैं। तो लेकिन आपका ये कहना है कि जो आरक्षण दे देगा उसके साथ चले जाएंगे, फिर आपकी कोई जो ये आरक्षण नहीं, देखिए, जो आरक्षण मतलब कोई मेरे पर मेहरबानी थोड़े करेंगे, कोई उपकार थोड़े करेंगे। देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री, उनका धर्म और कर्म है, उन्होंने शपथ लिया देश के नागरिक के लिए अच्छे पॉलिसी बनाना, उनके ज़रूरत को पूरा करना, तो करें। और उसके बदले में वो अगर बोले कि जैसे गाँव में देखते होंगे, सीईओ के पास जाइए ज़मीन को मोटिवेशन कराने के लिए, तो बोलेंगे उसका अधिकार है, उसके लिए उसको तनख्वाह मिलता है, और उसके बाद वो बोलेगा कि नहीं मुझे 5,000 घूस चाहिए। तो आदमी के पास विकल्प क्या, 5,000 घूस देते हैं। अगर मोदी जी को अगर हमारे लोगों को आरक्षण देने के बदले में अगर उनको कुछ चाहिए, तो बोलेंगे, तो फिर मुझे देने में कोई आपत्ति नहीं है। पहले वो डिसाइड कर ले कि उनको घूस चाहिए कि नहीं, उनको हम लाभ चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर लाभ चाहिए तो उनको मैंने कई मंच से कहा कि अगर वो मेरे से प्राण माँगेंगे इसके एवज़ में, तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। तो आप उस तरह के राजनेता नहीं हो जिसको कहें घुटे हुए राजनेता, मंजे हुए, मतलब मंज तो गए इतने सालों में, लेकिन मैं आपसे क्योंकि एक ईमानदार उत्तर की अपेक्षा कर रहा हूँ इसलिए ये भूमिका बांध रहा हूँ कि अब आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो महागठबंधन के, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है, सामने एनडीए है। तो आज चुनाव के मतदान के 3-4 दिन पहले पहले फेज के आप किस तरह से ज़मीनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा है, और इस बार हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। जनता के बीच में जो है ना, वो हमसे 4 कदम आगे है, वो सरकार बदलना चाह रहे हैं। हम लोग को से मोदी जी के जितना संसाधन हमारे पास नहीं, लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जनता ने मन बना के रखा है कि हमें बदलाव चाहिए, उस अनुकूल हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बार जो जनता, क्योंकि नीतीश कुमार जी हमारे सामने कोई फैक्टर नहीं है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ायदा है, और इसकी सरकार हम लोग बनाएँगे, और 150 प्लस सीट के साथ सरकार बनाएँगे। और राहुल गांधी को भी आपने डुबकी लगाई, मछली पकड़वाई। एक आपने अभी डिस्क्रिप्शन जो दिया था जब हम ग्रुप में बात कर रहे थे, तो प्लीज़ अगर दे सकें आप, ये जो बड़े लोग हैं, अमित शाह, मोदी जी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू, नीतीश,
इनको अब आपने इस 12-13 साल की यात्रा में किस तरह देखा है? देखिए, मुझे मालूम है वैसी स्पष्टता से तो नहीं बोलेंगे। हेल्दी हेल्दी बात में ठीक है, हमने बात रखा है, बट अभी सब बिहार के जनता को कोई मायने नहीं रखता है। मोदी जी, बिहार के जनता को पता है मोदी जी जो बोलते वो करते नहीं है। राहुल गांधी जी देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लालू जी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, समाज को कुर्सी पे बैठाने वाले काम किए हैं। तो इसी तरीके से सब लोग अपने अपने अनुकूल भूमिका निभाए हैं। नीतीश कुमार जी बिहार में ऐसे जाति या धर्म के नाम पे लड़ाई होने नहीं दिए। बिहार को आगे बढ़ाना था, नहीं बढ़ा पाए, लेकिन ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं दे पाए हैं। ठीक है, अभी हमको तकलीफ इस बात का होता है कि अभी उनको विरासत जो है हम लोगों को सौंपना चाहिए, ताकि उनके विचार को लेकर हम लोग चलेंगे, लेकिन वो आज भी दुश्मन के घर में बैठे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, और अभी बिहार ने मन बना। तेजस्वी तेजस्वी युवा नेता है, तेजस्वी लालू जी के सुपुत्र हैं, बिहार को लीड कर रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री बनेंगे, और लंबा समय उनको काम करना है, तो इतना वो तो ज़रूर सोचेंगे कि हम अच्छे करेंगे तो लंबे समय टिकेंगे, अगर अच्छे काम नहीं करेंगे तो टिकेंगे नहीं। तो हम लोगों का एक ये भी सोच है कि हमेशा ईमानदारी से और अच्छा काम करेंगे, ताकि हमें हमारे लाइफ लाइन जो है ना हमेशा बरकरार रहे, क्योंकि 35 साल अभी हमें काम करना है। क्या उम्र हो गई है? 44 साल हुआ है, तो अभी कम से कम 35 साल हमें काम करना है। तो 35 साल तक हम अपने ईमान को, अपने काम करने का तरीका को संभाल के रखेंगे, तरीके से रहेंगे, तो निश्चित तौर पे जनता हमेशा साथ रहेगी। एक और बात बस मुकेश भाई, कि आप कहते हैं कि ये जेडीयू का इस रोल, इस भूमिका में नीतीश जी का अंतिम चुनाव है शायद, जी। और उसकी फिर विरासत का बंटवारा होगा। वो किस तरह से होगा और आपका क्या हिस्सा होगा? देखिए, एक हिस्सा बीजेपी के पास होगा, एक हिस्सा मेरे पास आएंगे, तेजस्वी जी के पास भी जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में भी जाएंगे, और एक गुट जो होगा वो जेडीयू के नाम को लेकर एक अपना बना के रखेंगे, चाहे उसके परिवार हो या उसके नज़दीकी लोग जो है वो करेंगे। तो बिखराव होना है और सभी को फायदा होगा, सभी को फायदा। सभी को फायदा होगा, किसी को कम होगा, किसी को ज़्यादा होगा। और आपको क्या लगता है नीतीश जी को बनाएंगे चीफ मिनिस्टर? क्योंकि आरजेडी और महागठबंधन का एक बड़ा चुनावी प्लान जैसे ये है कि ये नीतीश जी को मूर्ख बना रहे हैं, उनको नहीं बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले उनके पास बहुमत ही नहीं आना है, तो बनाएंगे क्या? बहुमत आए तब ना बात ये होगा, अभी बहुमत ही नहीं आना, बहुमत अगर तो आ गया तो अगर का कहाँ चर्चा करें, हम कह रहे हैं कि आना ही नहीं, और बहुमत मुकेश सहनी के साथ है, महागठबंधन के साथ है, और हम लोग सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हाँ, बहुमत नहीं आया तो फिर हमसे आप सवाल कीजिएगा, तब हम जवाब देंगे। अभी तो हम श्योर है कि बहुमत है ना हम लोग के साथ है, और सरकार हम बनाएंगे। मुकेश सहनी साहब, बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया। एक तो अच्छी बात इनकी ये है, अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, कि 10-12 साल से पॉलिटिक्स में है, लेकिन पकड़ पूरी बना ली। और एक तेजी से बोलते हैं, कई पॉलिटिशियन जो धीरे धीरे बोलते हैं उसमें मज़ा नहीं आता, तो एक पेस बना के रखते हैं, गति बना के रखते हैं। और इतने कम समय में राजनीति के जो विभिन्न प्लेयर्स हैं, मुख्य पात्र, उनके बारे में भी इन्होंने अच्छा आकलन कर लिया है, समझ लिया, अपनी जगह भी एक बना ली है, भविष्य के बारे में भी सोच रहे हैं। तो महागठबंधन की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, और काफ़ी अच्छे और मजबूत नेता की तरह से मुझे लगता है इनका भविष्य होगा। तो बस हस्तक्षेप के इस अंक में इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको हमारा चैनल और मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। संजीव श्रीवास्तव इन पटना।